गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट प्रथम के वस्त्र विज्ञान के परिचय, उनके महत्व और पारिभाषिक शब्दावली के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वस्त्र के बारे में, क्योंकि वस्त्र जो है मनुष्य की दूसरी जो आवश्यकता है, पहली जो आवश्यकता है, जैसे हमने पढ़ा है कि मनुष्य की जो 3 इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। उसके अंदर मनुष्य की जो वस्त्र की आवश्यकता है वो दूसरी इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है, क्योंकि वस्त्र चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, युवा हो, वृद्ध हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अंतरिक्ष यात्री हो, खिलाड़ी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यानी कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी के लिए वस्त्र जो है बहुत ही आवश्यक होता है। अब चाहे वह, और इसके अलावा चाहे वह सोने वाली अवस्था में हो यानी सुषुप्त अवस्था में हो या जागृत अवस्था में हो, इसके अलावा ऑफिस में हो, कार में हो, चाहे कहीं ट्रैवल कर रहा हो, घर में हो, बाहर हो, युद्ध के मैदान में हो, चाहे खेल के मैदान में हो, यानी हर जगह पर व्यक्ति जो है उसके लिए वस्त्रों की आवश्यकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। यानी जो दूसरी इम्पॉर्टेंट आवश्यकता, जैसा कि हमने कहा कि कपड़ा जो है या वस्त्र जो है उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है। अब ये जो वस्त्र है ये ऐसा नहीं है कि आज से ही इसका उपयोग शुरू हुआ है, बल्कि यदि हम देखें तो प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है जो हैं उनकी छाल का उपयोग करता था, जानवरों की छालों का उपयोग करता था, इसके अलावा घास, पत्ते आदि का उपयोग करके वस्त्रों का निर्माण करता था। तो मानव सभ्यता का विकास के साथ साथ वस्त्र निर्माण की जो कला है उसका भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और मनुष्य की जो बुद्धि थी, तीव्र बुद्धि, जिसके कारण से उसने वस्त्रों को बनाना सीखा। और ये जो वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है, निर्माण वाला जो स्थिति है, वो चिड़ियों की, पक्षियों के जो हैं तिनके से, लताओं से, नाजुक टहनियों आपस में उलझते देखा, उनको गूंथते हुए, चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखा, और तभी से उनके मन में विचार आया कि क्यों न तिनकों को, टहनियों को आपस में उलझाकर, गूंथकर बहुत ही सुंदर जो है, बहुत ही उपयोगी चीज़ें बनाई जाए। तो बाद में देखा गया कि इससे चटाई, टोकरी, रस्सी, चारपाई आदि भी बुनना प्रारंभ हुआ। साथ ही समय के साथ ही उसने वस्त्र निर्माण वाले जो रेशे हैं उनकी भी खोज निकाला और आपस में उलझा कर, गूंथ कर वस्त्र बनाना सीख लिया। और ये जो जब उन्होंने अनुभव किया कि वृक्षों की जो छाल है, जानवरों की खाल है, पेड़ के पत्ते हैं आदि तुलना में हाथ से बुने हुए वस्त्र ज़्यादा आरामदायक हैं, और इसके बाद उन्होंने इस तरह की बहुत सारे वस्त्र निर्माण की प्रक्रियाएं प्रारंभ होने लगी। तो ये हमने देखा कि वस्त्र निर्माण जो है ऐसा नहीं है कि अभी का है, ये बहुत ही पुराना है। अब प्राचीन काल से ही, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल से, जब मानव सभ्यता थी से पूर्व जो था, मनुष्य ने बुनी हुई चटाइयाँ, टोकरी, चारपाई आदि बटी हुई रस्सियों से अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की। वे रस्सियों का प्रयोग शिकार को पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए, बांध कर लाने में प्रयोग करते थे। रस्सियों का प्रयोग जो है वो अपने सामानों को बांध कर लाने ले जाने में भी किया करते थे। इसके साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे उसने वस्त्रोपयोगी रेशों को भी खोज निकाला और उससे भी वस्त्र निर्माण करना शुरू हुआ। वस्त्र ज़्यादातर रेशे से ही बने होते हैं, लेकिन बिना, आजकल जो है टेक्नोलॉजी के कारण बिना बुने हुए और बिना रेशों के भी वस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा है। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन का उपयोग जो है वस्त्रों के उसमें भी किया जाता है। इवन जैसे रेनकोट्स है, छाता है, ये सारे जो है जिसमें जो मटेरियल है वो बिना रेशे के इनको बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्त्र निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है वो रेशा ही है। और 19वीं शताब्दी तक वस्त्र उपयोगी जो रेशे थे पेड़ पौधों तथा प्राणी स्रोत से प्राप्त किए जाते थे। रेशों को बटकर, यानी हमने देखा है कि रेशों को हम जब बटते हैं, उनको ऐंठन देते हैं तो धागे का निर्माण होता है, और धागे का जब निर्माण होता है तो उनके द्वारा वस्त्रों को बुना जाता है। तो इस तरह से देखें तो बहुत सारे तरह के जो वस्त्र हैं, बहुत सारी तरह की बनाइयाँ हैं, बहुत सारे तरह के रेशों को ऐंठन देने के प्रकार हैं, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीकों के वस्त्रों का निर्माण होने लगा। अब ये वस्त्रों का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्योंकि ऐसा नहीं है कि वस्त्र सिर्फ पहनने के ही काम में आते हैं। वस्त्रों की जो उपयोगिता है काफ़ी अच्छी उपयोगिता होती है।
तो यहाँ पर ये जो उपयोगिता है, यानी वस्त्रों को हम कह सकते हैं कि यह वह विज्ञान है, वस्त्र विज्ञान एक विज्ञान है या साइंस है, जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई जो है, यानी लघुत्तम इकाई जिसे हम कह सकते हैं कि रेशा उसकी लघुत्तम इकाई होती है, परिधान बनाने एवं अन्य उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण करने तथा इनके संरक्षण और संचयन करना सिखाता है। यानी टेक्सटाइल्स हम कह सकते हैं, वस्त्र जो है, वस्त्र विज्ञान हम कह सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वस्त्रों की, इसके साथ साथ वस्त्रों की देखरेख करना, उसकी सफाई धुलाई करना, उनका संरक्षण करना और संचयन भी अंतर्गत सभी प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करना, उनकी जो इकाइयां हैं उनके बारे में, उनके निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में, उनकी परिसज्जाओं के बारे में, उनकी देखरेख के बारे में और उनके स्टोरेज के बारे में, यानी संचयन और संरक्षण आदि के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंस हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि वस्त्रों की जो उपयोगिता है वो सबसे पहले शरीर आवरण के लिए है, यानी हमारी बॉडी को कवर करने के लिए है। जैसा कि हमने कहा कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके अंतर्गत 3 जो आवश्यकताएं थी, उसमें सबसे पहली जो आवश्यकता है वो शरीर आवरण के लिए वस्त्रों का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मौसम से जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी वस्त्रों का उपयोग मौसम से सुरक्षा के लिए किया जाता है। गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अथवा सर्दी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इससे सुरक्षा के लिए अनुकूल वस्त्र पहनना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जैसे गर्मी होती है तो हम कॉटन का उपयोग करते हैं, अगर बारिश है तो हम रेनकोट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, और अगर सर्दी है तो हम ऊनी कपड़ों का, उष्णता वाले जो कपड़े हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंस होती है व्यक्तित्व, शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ाने में, यानी शरीर, टू बिल्ड द बॉडी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, हमारी बॉडी जो है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए, शारीरिक सौंदर्य को और आकर्षण को बढ़ाने के लिए भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे कई बार हमने देखा है कि हर व्यक्ति जो है अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, और सुंदर जो है वो कैसे दिखा सकता है, वो अपने पहनावे के द्वारा वो अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है अपना। जैसे बहुत ही कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नाटा है, लंबा है, पेट निकला हुआ, कंधा चौड़ा है या आंख धसी हुई है, ऐसे जब होता है तो उस केस में इनको अलग अलग प्रकार से जो है कपड़ों के द्वारा ही हम अपनी पर्सनैलिटी को भी निखार सकते हैं। यानी अपने जो शारीरिक दोष है उनको छिपा करके और सुंदर गुणों और विशिष्टताओं को उभार कर संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास परिधान के द्वारा ही संभव होता है। इसके अलावा चौथा जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है व्यक्तित्व निर्माण में, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जो है वस्त्रों की उपयोगिता होती है। व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक बनाकर दिखाने के अतिरिक्त समग्र व्यक्तित्व के विकास में वस्त्र जो है उसका अमूल्य योगदान होता है। उचित परिधान से, अगर हम अच्छा परिधान पहनते हैं, उचित परिधान पहनते हैं, तो व्यक्ति जो है रौबीला होता है, सौम्य भी हो सकता है, शालीन हो सकता है, आकर्षक, सुंदर जो है वो बन जाता है। तो यानी वो प्रभावशाली दिखता है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित परिधान का होना भी बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा जो है वस्त्र की जो उपयोगिता है वो गृह सज्जा के लिए भी है, यानी होम डेकोरेशन में, क्योंकि हमने ये देखा है कि गृह सज्जा में विभिन्न प्रकार से वस्त्रों का जो उपयोग किया जाता है, जैसे फर्श पर उपयोग किए जाने वाले जिसमें दरी वगैरह आती है, बिस्तर पर यूज़ किए जाने वाले जिसमें चादरें हैं, गद्दे हैं, उनके कवर्स हैं, कुशन कवर्स हैं, कुर्सियों के कवर्स है, टेबल कवर्स है, आदि जो बहुत सारे प्रकार के जो वस्त्र हैं वो डेकोरेशन में भी काम में लिए जाते हैं या गृह सज्जा में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वस्त्र का उपयोग जो है आंतरिक और बाहरी डेकोरेशन, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल डेकोरेशन जो है, परिसज्जा जो है, उनके लिए भी किया जाता है। बिस्तर पर कमरे से मेल खाते हुए बेडशीट बिछा कर देने से हमारा कमरा अच्छा लगता है, और इसके अलावा उसके सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। साथ ही सुख शांति और इसका भी हमें आभास होता है। तो इस तरह से हम देखें तो वस्त्रों का जो उपयोग है वो गृह सज्जा में भी किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे जो बेल्ट है, टेप है, पैराशूट है, फर्श के आवरण है, मोटर गाड़ी है, टायर है, इवन टायर के अंदर भी जो है नॉन वोवन वस्त्र जो है उनका उपयोग किया जाता है। ध्वनि अवशोषित पैड है आदि में वस्त्र का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ियों में यदि हम देखें तो जो सीट है
गद्दियाँ जो है उसमें फॉर्म का उपयोग किया जाता है। सीट है उसमें सिंथेटिक जो है रुई वगैरह आदि का यूज़ किया जाता है। ऊपर से सुंदर डिज़ाइनों से निर्मित वस्त्रों का आवरण उसके ऊपर चढ़ा होता है। यानी सीट कवर्स जो होते हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार के जो डिज़ाइनिंग के वस्त्र या जो भी है जिस भी रिक्वायरमेंट के वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टायर के जो भीतर है ध्वनि अवशोषित हेतु वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो शल्य चिकित्सा में जो बहुत सारे जगह यूज़ किया जाता है, जैसे गॉज है, पट्टियाँ हैं, पट्टियाँ वगैरह को जो है वो बहुत सारे प्रकार की जो पट्टियाँ हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अग्नि भेद अभेद जो है, जल अभेद, जंग अभेद, जीवाणु अभेद जैसे विशिष्ट गुणों से परिपूरित वस्त्रों का उपयोग भी किया जाता है, ताकि उसमें कार्यरत कर्मचारी और मजदूरों को हानिकारक तत्वों से सुरक्षा हो सके। इसके अलावा फर्श पर बिछाने के लिए दरी, कालीन, नमदे आदि का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम बात करें कि इसके अलावा जो इसका उपयोग है, जैसे पहचान बनाने के लिए मार्क ऑफ आइडेंटिटी जो है, वस्त्रों का उपयोग पहचान के लिए किया जाता है। अमेरिका की सड़कों पर यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय वेशभूषा में टहलते हुए दिखाई देता है तो निश्चित ही हम उसकी पहचान भारतीय होने से कर लेते हैं। तो अलग अलग विद्यालयों के बच्चों के परिधान भी अलग अलग रंगों के होते हैं, जिसके आधार पर हम उस स्कूल की पहचान कर लेते हैं। इसके अलावा सेनाओं में यदि हमने देखा तो थल सेना, वायु सेना और जल सेना जो है, इनके भी अलग अलग प्रकार के परिधान होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, जिसमें उनका अंतर दिखाई देता है। खेलकूद और व्यायाम के जो परिधान है वो अलग प्रकार के होते हैं। पुजारी, सामंत, सैनिक, फौजी, नर्स, चिकित्सक आदि के विवाह, शादी विवाह, तीज त्योहार आदि के विशेष अवसरों पर पहनने वाले जो परिधान होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के परिधान होते हैं। तो ये जो परिधान है वो अलग अलग यानी आइडेंटिटी के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी जो कार्य क्षमता है व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है उसको इंक्रीज करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि वस्त्रों का उपयोग केवल तन ढकने और इसके लिए ही नहीं होता, मौसम से रक्षा करने के लिए और सुंदर दिखने के लिए, बल्कि इनका उपयोग कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जैसे भागदौड़ वाली आजकल ज़िंदगी है तो ईजीली जिन्हें रखने, उठाने, धुलाई, सफाई, संचयन, संरक्षण आदि में अधिक झंझट नहीं करने पड़े, पहनने पर वे आरामदायक हों तथा कार्य में व्यवधान न डालें। जो क्योंकि आजकल जो महिलाएं नौकरी करती है, लड़कियां भी बाहर जॉब में जाती है, तो उन्हें जो है इस तरह के परिधानों का उपयोग करती हैं जिन्हें पहनने में आरामदायक हो और कंफर्टेबली वो ट्रैवल कर सके। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा में जो है वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि समाज में रहने वाले अपने मूल्य, मर्यादाएं और मान्यताएं जो होती हैं, इन मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए उचित प्रकार के वस्त्र पहनने आवश्यक हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए भी परिधानों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देखें, समायोजित परिधान हमारे भीतर जो आत्मबल और आत्मविश्वास जागृत करते हैं। हम दूसरों के सामने आने में नहीं झिझकते हैं, अतः हीन ग्रंथियाँ नहीं पनपने पाती है और इसके कारण से कई बार जो है ये हमारी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा निस्तारण की सरलता जो होती है, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनके उपयोग के पश्चात फेंक दिया जाता है। इनका निर्माण ही इस दृष्टि से किया जाता है, विशेष प्रकार की परिसज्जाओं से बने हुए होते हैं, विशेष प्रयोजन के अनुकूल होते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भोज आयोजन के लिए आजकल जो डिस्पोजेबल नैपकिन्स है उनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में काम में आने वाले जो पट्टियां हैं, रुई के बैंडेजेस हैं, इनका उपयोग भी किया जाता है ताकि वो काम में लेने के पश्चात इन्हें फेंका जा सके। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी वैरायटीज़ के नैपकिन्स आते हैं, उनका भी यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करके और उसके बाद फेंक दिया जाता है। और इनका जो निस्तारण जो होता है वो जला करके, गाड़ करके और विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो वस्त्रों का महत्व है केवल ऐसा नहीं है कि पहनने के लिए काम में आते हैं, बल्कि हमारी पर्सनालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारे जो विशिष्ट प्रयोजन है उसके लिए, सामाजिक प्रतिष्ठाओं के लिए, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और आदि के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे जो है वस्त्र विज्ञान में काम में आने वाले कुछ शब्द हैं जिनका हम यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, जिसके अंदर जैसे पका हुआ कपास का जो फल होता है
जिसे हम पॉट कहते हैं, कोए कहते हैं। इसके अलावा गिनिंग जो होती है, बिनौलों को कपास के रेशों से अलग करना, बिनौली औटना कहलाता है। गांठें लगाना, धुनाई करना, कंघी करना, ये कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग टेक्सटाइल्स में किया जाता है। इसके अलावा ब्लेंड करना यानी मिश्रित करना, पौनी बनाना, स्लीवरिंग करना, सूत कताई से पहले पौनी बनाना, कताई करना, धागे का निर्माण करना, यानी कताई और स्पिनिंग जो है जिसमें धागे का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं जब दी जाती है तो उसको कहते हैं फिनिश करना। इसके अलावा इसमें जो परिसज्जाएं हैं जिसमें श्रिंकेज है, क्रीज रेजिस्टेंस है, इलास्टिसिटी है, रेजिलेंसी, अब्रेशन, शेयरिंग एंड ब्रशिंग आदि जो है विभिन्न प्रकार की जो परिसज्जाओं में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की ऊन है, विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं आदि, विभिन्न प्रकार के, जिसके अंदर कई बार हम देखते हैं फलालन जो है नाम सुना होगा, जिसमें सूती और ऊनी रेशों के संयोग से बने हुए नरम वस्त्र जो होते हैं जिन्हें परिसज्जा के द्वारा रोएदार बनाया जाता है। इसके अलावा ढाका की मलमल है, जो कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, उसके अंदर बहुत ही बारीक वस्त्र इस प्रकार से बनाया जाता था जिसे मलमल कहा जाता है। बनारसी साड़ियाँ हैं, पीताम्बर है, कमलदार है, बांधनी है, पटोला, फुलवारी, कांथा, ये विभिन्न प्रकार के जो वर्ड्स हैं जिनका उपयोग हम चैप्टर बाय चैप्टर, जब भी इस चैप्टर के बीच में आएंगे, हम इनका उपयोग करते रहेंगे।